बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है। नॉल है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसकी कहानी हमने पिछले वीडियो में किया था। अब इसकी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के नाम और जान लेते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो इस कहानी में वैसे तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि लीड कैरेक्टर में कौन है, लेकिन कहानी की स्टार्टिंग होती है एंटोनियो से और जब एंड होता है स्टोरी का तब भी एंटोनियो के जहाज वापस सलामती से वापस आते हैं। यानी एक खबर आई थी कि एंटोनियो के सभी जहाज पानी में डूब गए, वो खबर झूठी निकली या फिर अफवाह थी। तो जी एक कैरेक्टर आपका एंटोनियो है। एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। छोटा क्वेश्चन भी बनेगा, वो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो आपका आंसर होगा एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद है उनका दोस्त बसानियो। बसानियो एंटोनियो का दोस्त है और कहानी के स्टार्टिंग में जब एंटोनियो के अपने जहाज़ों के बारे में सोच रहा था, फिर पता नहीं उसके दिमाग में जो भी चल रहा था, उसके फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि अब हम यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड आ गया है बसानियो। बसानियो एंटोनियो के पास आता है पैसे मांगने, क्योंकि बसानियो को पास के किसी देश के राजा ने एक वसीयत निकाली थी कि उनकी डेथ के बाद जो भी सही बक्से का चुनाव करेगा, क्योंकि 3 बक्से उन्होंने रखे थे राजा ने, जो भी सही बक्से का चुनाव करेगा जिसमें उनकी लड़की पोर्शिया की तस्वीर है, उससे पोर्शिया का विवाह होगा और उसकी संपत्ति उस लड़के को मिल जाएगी। अब बसानियो आता है एंटोनियो के पास पैसे लेने, लेकिन एंटोनियो के पास उस समय पैसे नहीं होते क्योंकि सभी पैसे उसके जहाज़ों में लगे थे और सभी जहाज़ पानी में गए थे सामान लेकर। अब तीसरे कैरेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, वो होता है शाइलॉक। शाइलॉक क्या है? शाइलॉक एक मनी लेंडर है। जैसे पैसे उधार पे देने हैं या ब्याज पे लेने हैं, तो शाइलॉक ऐसे ये बिजनेस करता है। अब तीनों कैरेक्टर का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। बसानियो पहुंचता है पोर्शिया के देश में, उनके गांव में या जो भी आप कहें। अब 4 कैरेक्टर हो गए अपने। उसके बाद शाइलॉक आता है और शाइलॉक की एक बेटी है जेसिका। जेसिका का रोल 2 से 3 टाइप से हम स्टोरी में कर सकते हैं। देखिए, शाइलॉक ने अपना पूरा जीवन पैसे कमाने में, पैसे ब्याज पर देने में, उससे और पैसे कमाने में ही लगा दिया। उसके पीछे की कहानी भी हम समझेंगे। अभी के लिए इतना समझते हैं कि शर्लॉक की एक लड़की है जेसिका और शर्लॉक की बीवी की डेथ हो चुकी है। अब शर्लॉक अपने परिवार और बिजनेस में बैलेंस नहीं बना पाता और जेसिका को पिता का प्यार नहीं मिलता, फैमिली का प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो किसी लड़के के प्यार में पड़ती है और उसके साथ घर से भाग जाती है। और वो लड़का होता कौन है? वो एंटोनियो और बसानियो का ही एक दोस्त है, लोरेंजो। लोरेंजो के साथ जेसिका घर से भाग जाती है। अब उसको भगाने में एंटोनियो के बाकी दोस्तों का भी हाथ था। और उसके बाद शाइलॉक, जब हमने समरी पढ़ी तो हमें पता चला कि शाइलॉक की बहुत इज्जत नहीं करता है एंटोनियो और उसकी ही कम्युनिटी के लोग, क्योंकि यहूदी और ईसाई समुदाय में जो टकराव था वो हमें इस स्टोरी में दिखेगा। शाइलॉक जू था, जिस वही जू उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था जिस कम्युनिटी को हिटलर ने भी, उस कम्युनिटी के लोगों को चुन चुन के अपने कंसंट्रेटिंग कैंप बोला करते थे, उनमें लाखों जू लोगों की का मर्डर किया था। यानी यहूदी समुदाय से था। अब उस समुदाय के लोगों की समाज में इज्जत नहीं थी, इस वजह से सारा ध्यान उनका पैसे कमाने में, पैसे पर ही था। अब जेसिका के घर से भागने के बाद शार्लोक को और भी बेइज्जत किया जाता है कि तुम्हारी लड़की घर से भाग गई। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ लोग पता करके शार्लोक तक खबर पहुंचाते हैं, वो एंटोनियो के दोस्तों में से कुछ थे, कि जेसिका ने अपने पिता की जब वो अपने पिता के घर से भागी, वो कुछ संपत्ति लेकर भी साथ चली गई थी और बहुत कीमती हीरे जवाहरात ज्वेलरी लेके गई थी। उनमें से कुछ कीमती हीरे बेचकर उसके बदले में उसने बंदर खरीदा और इस बात के लिए भी शार्लोक को बहुत कुछ ताने मारे जाते हैं। उसको सुनाया जाता है कि तुम्हारी लड़की देखो बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही है। अब इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टोरी है, जो प्ले है, इसमें सिर्फ एक कुछ लोगों की ज़िंदगी की कहानी ही नहीं है,
इससे हमें तत्कालीन सोसाइटी का पता चलता है, तत्कालीन समाज का पता चलता है कि किस प्रकार का समाज था, कैसी व्यवस्था थी, किस तरीके का लोगों का रहन-सहन था, क्या उनके सामाजिक व्यवस्था थी और किस प्रकार से एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों पर कैसे मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ये हमारी ऑब्जर्वेशन की ओर समझने की बात है। उसके लिए हमें बार-बार स्टोरी को पढ़ना होगा, उसकी समरी को बार-बार पढ़ना होगा और एक रिवीजन के बाद जब हमें स्टोरी समझ आ जाती है, दूसरी, तीसरी और उसके बाद हम कंटिन्यू रिवीजन करते रहते हैं। 8 से 10 रिवीजन अगर हम स्टोरी की करें, तो हमें हर बार एक नया कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होगा। क्योंकि एक बार में तो स्टोरी समझना ही आसान नहीं होता, उसके बाद जब हम बार-बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद ही हमें नए-नए कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लिक करेंगे। तो बच्चों तरीका ये होता है, समरी एक बार पढ़ें, स्टोरी समझें, कैरेक्टर्स को थोड़ा समझें। कैरेक्टर्स के नाम याद करना उतना आसान नहीं होता है क्योंकि दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग हैं और उनके नाम भी अलग ही होते हैं, हमारे जैसे नाम नहीं हैं। हमारे नाम उन लोगों को अलग लगेंगे। तो पहला काम है समरी समझें, उसके बाद समरी की रिवीजन करें, फिर धीरे-धीरे कैरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, ये समझने के बाद सबसे लास्ट का काम होता है कैरेक्टर्स के नाम याद करना। अब तक हमने कैरेक्टर्स पढ़े, एंटोनियो है, बसानियो है, शाइलॉक है। बसानियो जाता है जेसिका के घर, जेसिका के गाँव में, जेसिका के देश में और शाइलॉक की एक बेटी है, सॉरी पोर्सिया थी, पोर्सिया के घर जाता है बसानियो, उसके रिश्ते में जो भी प्रोसेस थी उसमें पार्टिसिपेट करने। अब 5 कैरेक्टर हो गए और शाइलॉक की बेटी थी जेसिका। अब हमने देखा पोर्सिया के साथ उसकी एक फ्रेंड रहती थी, उसका नाम नेरेसा था और नेरेसा की शादी भी एंटोनियो का दूसरे बहुत सारे दोस्त थे। एक दोस्त जैसे बसानियो था, एक जेसिका के साथ जो लोरेंजो की शादी होती है वो, और एक नेरेसा की भी शादी एंटोनियो के किसी दोस्त के साथ होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप याद करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है और स्टोरी में उनका क्या रोल है ये भी हमने समझा। और फिर बड़े क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बनेगा आपका समरी का बनेगा कि जी समरी बताएं द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। स्टार्टिंग से हम एंड तक लेकर जाएंगे कहानी को और उसके बीच में जो इवेंट हुए उनको डिस्कस करेंगे। हेडिंग में हम लिखेंगे समरी को भी और हेडिंग का डिस्कशन बाद में करेंगे। बच्चों दोनों तरीके से लिख सकते हो, विद और विदाउट हेडिंग, लेकिन आप खुद समझे। एक तो हम जैसे प्रस्ताव सा बना दिया और पूरा हम लिखते हैं और उसमें इतनी सारी लाइंस पढ़ना उतना अट्रैक्शन की बात नहीं होती, इतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना मैं कहूँगी कि इतने अच्छे मार्क्स शायद नहीं आएंगे। एक तरफ आप हेडिंग बनाएंगे अलग अलग, वो हेडिंग अच्छा इंप्रेशन भी बनाएंगे, पढ़ने वाले या जो आपके एग्जामिनर हैं उनके भी समझ में आएगा, उनके लिए पढ़ना आसान होगा, उनके लिए आपको फिर मार्क्स देना भी आसान होगा। तो मर्जी आपकी है, मैं सजेस्ट करूँगी आपको हेडिंग्स में लिखना चाहिए। तो बड़े क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, एक आएगा समरी, फिर आता है किसी का कैरेक्टर स्केच। अब कैरेक्टर स्केच के लिए पहले हमें कैरेक्टर्स के कुछ नाम पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स का रोल क्या था, कैरेक्टर का नाम क्या था और उनके साथ कितने दूसरे कैरेक्टर्स थे जो जुड़े हुए हैं उस कहानी में। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका कि जैसे डॉटर्स पे क्वेश्चन बन जाता है कि 2 डॉटर्स थी इसमें, एक तो थी आपकी पोर्शिया जो कि पड़ोसी देश के राजा की बेटी थी, एक डॉटर बनती है आपकी जेसिका जो कि शाइलॉक की बेटी थी। अब पूरी स्टोरी जानने के बाद हम इनके बीच का डिफरेंस भी समझेंगे और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये भी हम बाद में समझते रहेंगे। फिर क्वेश्चन बनता है आपका कि सोसाइटी का क्या चित्रण हमें दिखता है, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चराइजेशन इज देयर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब सभी ऐसे टाइप क्वेश्चन की स्टार्टिंग लगभग एक जैसी ही होती है। हम समरी से स्टार्ट करेंगे, कहानी कैसे बढ़ी वो हम लिखते हैं, एंड कैसे हुआ वो भी सभी ऐसे टाइप क्वेश्चंस में सेम रहता है, लगभग सेम रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन बीच में जो पूछा गया है वो पॉइंट्स हम ज़्यादा लिखते हैं। जैसे समरी है उसमें लगभग इक्वली हम हर एक इवेंट को वेटेज देंगे। अगर किसी का कैरेक्टर स्केच है तो उसको कहानी स्टार्ट होगी, उसके बाद उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कैसा था, वो कहानी कैसे आगे बढ़ती है, उस कैरेक्टर से स्टोरी कैसे जुड़ी होती है, ये हम लिखते हैं।
और फिर आपका एक क्वेश्चन बनेगा थ्री कास्केट्स का। थ्री कास्केट मतलब क्या? जैसे बसानियो जब जैसे उसके पोर्सिया के घर जाता है, वो पोर्सिया के शहर में जाता है, वहाँ पर जो राजा की विल थी, यानी उनकी अंतिम इच्छा थी, वो क्या थी कि 3 बक्से हैं और 3 बक्सों में से सही बक्से का चुनाव जो करेगा उसके साथ पोर्शिया की शादी होगी। अब वो सही बक्सा मतलब क्या, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि थ्री कास्केट पे कैसे क्वेश्चन बनेगा और थ्री कास्केट का रोल क्या है हमारी स्टोरी में। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। आपको पहले अपने जो नावल है उसकी समरी पढ़नी है, उसका डिटेल आपने समझना है कि कहानी कैसे शुरू होती है, आगे कैसे बढ़ती है, क्या क्या इवेंट आते हैं और एंड में क्या है, ये आप उसकी ब्रीफ समरी से समझेंगे। उसके बाद डिटेल में आप उसकी समरी की डिटेल समझेंगे, कहानी की डिटेल समझेंगे कि कितने एक्ट हैं, कितने सीन हैं, हर सीन में क्या चलता है, वो बाद की बात है। पहले आप समरी समझें। अगर आपको समरी समझ आती है फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समरी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो या तो आप हिंदी समरी इसकी पढ़ें या आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन से ही कोई भी समरी, कोई भी टॉपिक आपका आसान होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्री कास्केट की बात करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने कैसे हेडिंग बनाने हैं। कुछ हेडिंग ऐसे होंगे जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहाँ लिख सकते हैं। कुछ हेडिंग इन पर्टिकुलर होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये हेडिंग काम आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये हेडिंग काम शायद उतना सही नहीं लगेगा। तो बाकी फिर भी कोई डाउट है आपका, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके किसी भी डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप समरी को समझें और फिर भी कोई प्रॉब्लम है वीडियो को बार बार सुन सकते हैं।